Good morning, dear students. How are you? Today I am going to teach you third part of the second lesson and of biopolarity. Today we shall discuss from why did the Soviet Union disintegrate? सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, क्यों वो टुकड़ों में बटा। सोवियत संघ के बारे में आज हम यहाँ डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाउ डिड द सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड सडनली डिसइंटीग्रेट? दिस इज अ क्वेश्चन वर्थ आस्किंग, नॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड द सोवियत यूनियन एंड द एंड ऑफ कम्युनिज्म, बट ऑल्सो बिकॉज इट इज़ नॉट द फर्स्ट and may not be the last political system to collapse. विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका के बाद सोवियत संघ वो अचानक से कैसे बिखर गया? सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए ही ये सवाल पूछना जरूरी नहीं है। यह सवाल किसी राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझने के लिए ज़रूरी है कि कैसे एक राजनीतिक व्यवस्था जो इतने बड़े ढांचे पर पसर चुकी थी, इतनी बड़ी व्यवस्था, वो कैसे विघटित हो गई। While there are unique features of Soviet collapse, there may be more general lessons to be drawn from this important case. सोवियत संघ के रूप में न तो कोई राज्य व्यवस्था पहली बार टूटी है और न ये आखिरी बार टूटी है। सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इन मामलों में हम एक सर्वसामान्य सबक यहाँ पे ले सकते हैं, उस सबक का वो सीख सकते हैं। There is no doubt that internal weakness of Soviet political and economical institutions, which failed to meet the aspirations of the people while responsible for the collapse of the system. Economic stagnation for many years led to severe consumer shortage, and a large section of Soviet society began to doubt and question the system and to do so openly. इसमें कोई संदेह नहीं कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई। बहुत सारी आर्थिक और राजनीतिक वहाँ पे कमियाँ थी रूस के अंदर, सोवियत संघ के अंदर, जिसकी वजह से जो लोगों की इच्छाएं थी उनको वहाँ की सरकार वो पूरा नहीं कर पा रही थी। लोगों की इच्छाओं को पूरा न करने के कारण सोवियत संघ के पतन का ये मुख्य कारण बन गया। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही, इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगा। राजनीति में सम्मिलित लोगों को शक की दृष्टि से वो देखने लगे और उन पर खुलेआम सवाल उन्होंने खड़े करने शुरू कर दिए। Why did the system became so weak and why did the economy stagnate? The answer is partially clear. The Soviet economy used much of its resources in maintaining a nuclear and military arsenal and the development of its satellite state in Eastern Europe and within the Soviet system, the 5 Central Asian republics in particular. This led to a huge economic burden that the system could not cope with. At the same time, ordinary citizens became more knowledgeable about the economic advance of the West. They could see the disparities between their system and the system of the West. After a year of being told that the Soviet system was better than Western capitalism, the reality of its backwardness came as a political and psychological shock. ये व्यवस्था इतनी
कमज़ोर कैसे हो गई, रूस की जो व्यवस्था थी इतनी अचानक से कमज़ोर कैसे हो गई। वाई डिड द सिस्टम बिकम सो वीक एंड वाई डिड द इकोनॉमी स्टेंजेंट, अर्थव्यवस्था में स्टेंजेंट क्यों हो गई, वो रुक क्यों गई, गतिरोध क्यों आया उसमें। इसका उत्तर काफ़ी हद तक साफ है। इस सिलसिले में एक बात एकदम से स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश जो हिस्सा था वो परमाणु हथियार और जो दूसरे हथियार थे या साजो सामान था उन पर उन्होंने खर्च कर दिया। जनता का पैसा हथियारों पर खर्च कर दिया, क्योंकि उधर से उनको अमेरिका का डर सताया जा रहा था। अमेरिका कहीं सुपर पावर न बन जाए, वो उससे आगे जाने चाहते थे। ये होड़ थी आपसी, तो जनता का पैसा हथियारों पे लगाया गया। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछलंगू देशों के विकास पर भी खर्च किए। कुछ पिछड़े हुए देश थे, सीमाएं लगती थी, उनके विकास पर भी उन्होंने ये पैसा लगाया ताकि वो उसके प्रभाव में बने रहें, अपने नियंत्रण में वो बने रहें, सोवियत नियंत्रण में वो बने रहें। इससे सोवियत संघ पर एक बहुत ही गहरा आर्थिक दबाव बन गया, बहुत बड़ा। सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर पाई। इसके साथ साथ एक और बात हुई, पश्चिमी जो मुल्क थे उनकी तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी है वो बढ़ गई थी। अब वो उसके बारे में ज़्यादा जानने लग गए थे। वे अपनी राज्य व्यवस्था और पश्चिम देशों की राज्य व्यवस्था के बीच में तुलना करने लग गए थे और इस तुलना के द्वारा मौजूद जो अंतर था उसको वो भांप सकते थे। सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिम के पूंजीवादी से काफ़ी बेहतर है, पूंजीवादी व्यवस्था से वो काफ़ी अच्छी है। इनको बार बार बताया जा रहा था, सिस्टम वाज बेटर देन द वेस्टर्न कैपिटलिज्म। द रियलिटी ऑफ इट्स बैकवर्डनेस केम एज ए पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल शो। लेकिन जब इसको उन लोगों को इसकी सच्चाई का पता लगा कि सोवियत संघ पिछड़ चुका है और अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा, बहुत वो दुखी हुए। द सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टेंजेंट in an administrative and political sense as well. The Communist Party that had ruled the Soviet Union for over 70 years was not accountable. The people, ordinary people, were alienated by slow and stifling administration, a rampant corruption, the inability of system of correct mistakes it had made, the unwillingness to allow more openness in the government and the centralization of authority is a vast land. Worse still, the party bureaucrats gained more privileges than ordinary citizens. People did not identify with the system and with the rulers, and the government increasingly lost popular backing. सोवियत संघ प्रशासनिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल गतिरोध हो चुका था, वो रुक चुका था उसका विकास। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया, बहुत लंबा समय रहा। ये पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही थी। शुरू में जो जनता के प्रति इन्होंने उसके विकास के प्रति जवाबदेही थी, जनता के बीच में पॉपुलर हुई थी। अब ये वहाँ पे अपना जनता में विश्वास खो चुकी थी। गतिरोध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता थी, जो शासन में ज़्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा, कि वो नहीं चाहते थे शासन में खुलापन आए, लोगों को पता लगे, और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत हो जाना। ऐसा अभी चाइना में हो रहा है, ये स्थिति है। इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई। इससे भी बहुत बुरी बात ये थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज़्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे। वहाँ पे समानता के नाम की चीज़ नहीं रही थी। लोग अपने को राजव्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे और सरकार का जनाधार है वो खिसकता चला गया। जनता की सरकार में रुचि या जो उसके प्रति विश्वास था वो अब खत्म हो रहा था। All this might not lead to the collapse of the Soviet Union, but
for another development that surprised most observers and indeed many. Oh, sorry. Not this side. Yes. Gorbachev reforms promised to deal with these problems. Gorbachev promised to reform the economy, catch up with the West, and loosen the administrative system. You may wonder why the Soviet Union collapsed in spite of Gorbachev's accurate diagnosis of the problem and his attempt to implement reforms. Here is where the answers become more controversial and we had to depend on future historians to guide us better. मिखाइल गोर्बाचेव उसने सुधार किए, इन दोनों समस्याओं के समाधान का उसने वायदा किया था। अब गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वादा किया। गोर्बाचेव तो रोग का ठीक इलाज कर रहे थे और सुधारों को भी लागू करने का प्रयास उनका ठीक था। ऐसे में हमें आश्चर्य हो सकता है कि फिर सोवियत संघ क्यों टूटा। इस बिंदु पर आकर उत्तर ज़्यादा विवादित हो जाते हैं। इस स्थिति को हम आगे इतिहासकार शायद ज़्यादा बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। द मोस्ट बेसिक आंसर सीम्स टू बी that when Gorbachev carried out his reforms and loosened the system, he set in motion forces and expectations that few could have predicted and became virtually impossible to control. There were sections of Soviet society which felt that Gorbachev should have moved much faster and were disappointed and impatient with the methods. They did not benefit in the way they had hoped, or they benefited too slowly. Others, especially members of the Communist Party and those who were served by the system, took exactly the opposite view. They felt that their power and privileges were eroding and Gorbachev was moving too quickly. In this tug of war, Gorbachev lost support on all sides and divided public opinion. Even those who were within him became disillusioned as they felt that he did not adequately defend his own policies. सबसे जो इसमें सटीक उत्तर है द मोस्ट बेसिक आंसर सीम्स टू बी, जो सबसे इसमें सटीक उत्तर जान पड़ता है वो है कि गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू तो किया और उसने व्यवस्था में ढील भी दी, तो भी लोग की आकांक्षाएं या उनकी अपेक्षाएं इतना वहाँ पे भरी हुई थी लोगों में कि उनका ऐसा ज्वार उमड़ पड़ा जिसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। सबसे ज़्यादा इस बात पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया कि सोवियत संघ में जनता के एक तबका तो ये सोच रहा था, उसकी सोच थी कि गोर्बाचेव को ज़्यादा तेज़ गति से कदम उठाने चाहिए। इन लोगों का विश्वास था उनकी कार्यपद्धति से कि वो जल्दी ये काम करेंगे, लेकिन उनके काम को देखकर, उसकी स्लो गति को देखकर वो अपना धीरज खो बैठे और निराश हो गए। इन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा फ़ायदा उन्हें नहीं हुआ और ऐसे में संभव है कि उन्हें बहुत धीमी गति से इतना फ़ायदा नहीं हो रहा था। जनता के एक हिस्से, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोग जो सोवियत व्यवस्था से फ़ायदे में थे, वे विचार ठीक इसके विपरीत थे। उनका कहना था कि हमारी सत्ता और विशेषाधिकार अब कम हो रहे हैं और गोर्बाचेव बहुत जल्दी दिखा रहे हैं। इस खींचतान में गोर्बाचेव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा और जनमत आपस में बंट गया। जो लोग उनके साथ थे उनका भी उनसे मोह भंग हो गया। ऐसे में लोगों ने सोचा कि गोर्बाचेव खुद अपनी ही नीतियों का ठीक तरह से बचाव नहीं कर पा रहे।
All this might not have led to the collapse of the Soviet Union, but for another development that surprised most observers and indeed many insiders: the rise of nationalism and the desire for sovereignty within various republics, including Russia and the Baltic republics, Estonia, Latvia, and Lithuania. Ukraine, Georgia, and other provided to be the final and the most immediate cause for the disintegration of the USSR. Here again, there are differing views. इन सारी बातों के बावजूद संभवतः सोवियत संघ का विघटन नहीं होता, लेकिन एक सच्ची घटना वहाँ पे अधिकांश जो देखने वाले थे, ऑब्जर्वर थे, उनको चौंकाया और सोवियत व्यवस्था के अंदर के लोग भी इससे दंग रह गए। ये घटना थी कि राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा के लोगों के अंदर बहुत उभार था उसका। रूस और बाल्टिक गणराज्य, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआना, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे बहुत सारे देश थे जो सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल हो रहे थे। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ। इस मसले पर भी अलग अलग राय मिलती है। ऑन व्यू इज दैट नेशनलिस्ट urges and feelings were very much at work throughout the history of the Soviet Union, and that whether or not the reforms had occurred, there would have been an internal struggle within the Soviet Union. This is a what if of history, but surely it is not an unreasonable view given the size and diversity of the Soviet Union and its growing internal problems. Others think that Gorbachev reforms speeded up and increased nationalist dissatisfaction to the point that the government and the rulers could not control it. Ironically, during the Cold War, many thought that the nationalist unrest would be strongest in the Central Asian republics given their ethnic and religious differences with the rest of the Soviet Union and their economic backwardness. However, as things turned out, nationalists perhaps it's right. Dissatisfaction with the Soviet Union was strongest in the more European and prosperous part in Russia and Atlantic area, as well as Ukraine and Georgia. Ordinary people here felt alienated from the Central Asians and from each of other, and concluded also that they were paying too high an economic price to keep the more backward areas within the Soviet Union. अब यहाँ पे एक विचार तो यह है कि राष्ट्रीयता की भावना और जो तड़प है सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं न कहीं जारी रही थी। उनके मन में ये बात जारी रही थी। चाहे सुधार होते या न होते, सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष तो होना ही था। खैर, यह तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार, उसकी विविधता और इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए ऐसा सोचना असंगत भी नहीं, गलत भी नहीं है। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि गोर्बाचेव के सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक भड़काया कि उस समय पर शासकों का नियंत्रण नहीं रहा उन पर। Ironically, during the Cold War,
विडम्बना यह है कि जो शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग ये सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे ज़्यादा दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए थे। लेकिन हुआ ये कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और इसके अपेक्षा जो समृद्ध गणराज्य थे, जहाँ पे रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल नज़र आया। वहाँ पे यहाँ के आम लोग अपने को मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे थे। इनका आपस में भी अलगाव था। इन गणराज्यों के लोगों में यह भाव घर कर गया कि ज़्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रखने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। Dissatisfaction with that tries to keep the more union backwardness areas within the Soviet Union. Okay, so we have done today's third part. I hope you understood how the disintegration was faced by Soviet Russia and divided into many nations there. So this is enough for today, dear students. May God Saraswati bless you. Have a nice day. Tomorrow we shall discuss the fourth part of our lesson, consequences of disintegration. यानी विघटन की क्या परिस्थितियाँ रही थी, किसके परिणाम स्वरूप जो विघटन हुआ, रूस है वो टुकड़ों में बटा, क्या भूमिका किस देश की या कैसी उस देश के अंदर की स्थिति रही थी, कल इसके बारे में पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मे गॉड सरस्वती ब्लेस यू।